नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर भी, देते हैं फिटनेस के मंत्र भी और मिलवाते हैं मेहमान से भी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम से। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180023300340। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला विषय है खाद्य पदार्थों पर जागरूकता, और इसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में श्री देवेंद्र दुबे जी हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। साथ ही दूसरा जो विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे हमारी दिनचर्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है, और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ होंगे प्रोफेसर मुर्तज़ा रिजवी जी। साथ ही मिलवाएंगे हमारे मेहमान से। हमारे साथ आज होंगे श्री नीलाभ गुप्ता जी। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि विक्रम संवत 2080 माघ माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है और 15 फरवरी 2024 तिथि है। दिन है गुरुवार। दर्शकों, ये तो थी आज की तिथि। इसी प्रकार से इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में हर दिन। तो देखते हैं 15 फरवरी को क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में। 1564 में महान खगोल शास्त्री गैलीलियो का जन्म हुआ था। 2007 में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने भ्रष्ट व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया। वहीं 2009 में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों ने विमान ईंधन ATF की कीमत में 3.7% की कमी की। 2010 में केंद्रीय गृह मंत्री P चिदम्बरम के ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू करने के 6 दिन के अंदर ही सशस्त्र माओवादियों ने पश्चिम बंगाल में पश्चिम मिदनापुर जिला स्थित सिल्दा शिविर पर हमला कर राज्य में माओवादी निरोधक अभियान में शामिल ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के 24 जवानों की हत्या कर दी थी। वहीं 15 फरवरी को महत्वपूर्ण अवसर जो रहता है वो है उत्पादकता सप्ताह। 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक इसे मनाया जाता है। दर्शकों, विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक विचार से हमारे सोच में, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। लगन मनुष्य से वो करवाती है जो वह कर नहीं सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह कर सकता है, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। बहुत ही विचार है, और वाकई में अनुभव से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और फिर हम सही राह पर अपने जीवन में चल पाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं खाद्य पदार्थों पर जागरूकता के बारे में। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि खाना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सही हमें क्या खाना चाहिए उसके प्रति जागरूकता होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी के लिए आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हैं हमारे साथ श्री देवेंद्र दुबे जी, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है कि हमें जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है खाद्य पदार्थों के प्रति, ऐसा क्यों है सर? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, साथ में पोषण की ज़रूरत होती है। हम दिन भर जो एक्टिविटीज़ करते हैं या हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है उसका जो सोर्स होता है वो फूड होता है, खाना होता है। अगर फूड न्यूट्रिशियस है और उसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक भोजन से, संतुलित भोजन से, वो सारी चीज़ें हैं, तो हमारा जो विकास होता है और फिज़िकल ग्रोथ हो चाहे मेंटल ग्रोथ हो, वो अच्छे तरीके से होती है। लेकिन अगर उसी खाने में या तो न्यूट्रिशन की कमी हो तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। और अगर उसमें किसी चीज़ की मिलावट हो और हानिकारक मिलावट हो, मिलावट भी दो तरह से हो सकती है कि ऐसी कोई चीज़ की मिलावट हो जो हानिकारक ना हो, जैसे पानी, किसी चीज़ जैसे दूध में पानी मिलाया जाए, बिल्कुल, तो वो मिलावट ज़रूर है लेकिन उससे शरीर को नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत तरह की मिलावट अभी प्रिवेल करती है जिसमें उनके इंजूस हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। तो हमें इस फूड सेक्टर में इस बात का ध्यान में रखना चाहिए, जब हम इसको कोई भी चीज़ को खाते पीते तो हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए तो फूड न्यूट्रिशियस हो,
जिससे हमें पोषण मिले। लेकिन साथ साथ इस बात के ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को ना चुनें जिसमें इस बात की संभावना होती है या आशंका होती है कि उसमें किसी चीज़ की मिलावट की गई हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने की है कि हमें जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दूध में पानी मिलाने की बात कही आपने सर, ऐसे कई सारे उत्पाद होते हैं लेकिन आज भी लोग जागरूक इतने नहीं हैं और वो मार्केट जाते हैं, सीधे उत्पाद खरीदते हैं, उसमें मिलावट हो या ना हो कई बार जानकारी के अभाव में वो उपयोग करते रहते हैं। ऐसे कौन से मेजरली उत्पाद होते हैं जिनके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए? दूध एक हो गया, इसी प्रकार से और कौन कौन से उत्पादों के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए? देखिए, जो चीज़ें जिस फॉर्म में मिलती हैं उस फॉर्म में कई बार स्कोप का कम होते हैं, कई बार स्कोप ज़्यादा होते हैं। जैसे पाउडर स्पाइसेस, जितने भी मसाले हैं, मसालों में मिलावट होने की आशंका और पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध में तो बहुत आसान होता है, इसलिए उसमें मिलावट भी ज़्यादा पाई जाती है। साथ में इनके जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड होते हैं। आपको ज़रूरत पड़ती है मावा की, पनीर की, रेगुलर बेसिस पे घी, मावा, पनीर घर में उपयोग में आता है जी। लेकिन इसके जो सोर्सेस हैं, जो कैटल्स हैं, जो जानवर हैं जिससे हमें दूध मिलता है, उसकी संख्या एक तरह से लिमिटेड है। लेकिन हमें अचानक से कभी कभी ज़्यादा मात्रा में डिमांड बढ़ती है, तो ऐसे में जो मिलावट है उसकी भी आशंका बढ़ती है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं, जैसे तेलों में एक तेल में दूसरे तेल को मिलाना, क्योंकि ये मिक्सिंग करना आसान होता है, उनका नेचर एक जैसा होता है, ये चीज़ें बहुत आसानी से मिक्स हो जाती हैं, इसलिए एक तरह से स्कोप भी मिलता है। तो ये 2-3 सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मिलावट अभी तक देखी जाती है। जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गए, मसाले हो गए, और मसालों में भी खासतौर पे पाउडर्ड स्पाइसेस जो होते हैं वो, और हमने तीसरा बताया जैसे ऑयल के सेक्टर में, तो फूड ऑयल में भी मिक्सिंग काफ़ी होती है। बिल्कुल सर, आपने 3 चीज़ें मुख्यतः बताई हमें, मसाले, तेल और दूध। सर, जैसे एक आम व्यक्ति को पहचानना हो तो कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मिल्क के लिए तो बहुत आसान है। घर में हमारे लैक्टोमीटर करके एक डिवाइस आता है, बहुत छोटा सा डिवाइस होता है और वो बहुत सस्ता डिवाइस होता है। अगर दूध में कोई मिलावट है तो लैक्टोमीटर की रीडिंग आपको तुरंत बता देती, और ये सबसे कॉमन एडल्ट्रेशन है, और उसको कॉमन एडल्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत आसान है, तो इसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। साथ साथ अगर हम दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, मावे जैसी प्रोडक्ट की बात करें, तो अगर इसमें स्टार्च जैसी चीज़ों को मिलाया गया है तो आयोडीन घर में होती है, आयोडीन टिंचर आयोडीन होता है। अगर एक ड्रॉप आप डालते हैं तो वॉयलेट कलर उसमें आता है, तो अगर वॉयलेट कलर आता है तो स्टार्च जैसी चीज़ों की मिलावट है। मसालों में सबसे ज़्यादा जो मिलाया जाता है वो कलर इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि हल्दी में आपने किसी दूसरी चीज़ को मिलाया है, और मोस्टली चावल के पाउडर को मिलाया जाता है। चावल का पाउडर वाइट कलर का होता है। अब उस वाइट कलर के चावल के पाउडर को मिलाया जाएगा तो वो हल्दी में अलग से दिखाई देगा। तो किया ये जाता है कि पहले उसको कलर किया जाए, तो चावल को कलर करके फिर उसको पाउडर करके हल्दी में अगर मिलाया जाता है तो फिर वो एक जैसा दिखाई देता है, होमोजेनाइज हो जाता है, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये बात समझ में आई कि ट्रेसिबिलिटी अब आ गई। हल्दी में आपको अगर एडल्ट्रेशन देखना है तो आप कलर का टेस्ट कर लीजिए, और कलर का टेस्ट भी बहुत आसान होता है। आपने हल्दी के पाउडर को अगर आप पानी में भी डाल के देखेंगे, थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए। हल्दी का नेचर क्या है कि अगर केवल हल्दी है तो थोड़ी देर के बाद वो पानी को बिल्कुल साफ छोड़ देगा और हल्दी अलग हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें आर्टिफिशियल कलर, बाहर से कलर मिलाया हुआ है, तो वो कलर वो सेटल नहीं होगा हल्दी के साथ, लेकिन वो पानी को कलर कर देगा। तो अगर आधे घंटे के बाद आप ये देखते हैं कि हल्दी का पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है और वो एक येलो कलर पानी को नहीं दे रहा है, तब तो हल्दी आपकी शुद्ध है। लेकिन अगर आधे घंटे के बाद पीला कलर का पानी दिखाई देता है, इसका मतलब है कि उसमें किसी न किसी कलर की मिलावट है। बिल्कुल। ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से आप मिर्च पाउडर का भी टेस्ट कर सकते हैं। धनिए के पाउडर में ज़्यादातर जो मिलाया जाता है वो दूसरे, जैसे चावल के छिलके का पाउडर करके मिला दिया गया, तो चावल का छिलका और धनिए का पाउडर वो काफ़ी सिमिलर दिखाई देते हैं, और सिमिलर होने के कारण उनकी मिक्सिंग बहुत आसान होती है। कुछ एक ताड़ के पेड़ होते हैं, उसके पत्तों को भी सुखा के इसमें मिलाने की बात आई थी, लेकिन इसमें एक एडल्ट्रेशन को पहचानने का स्कोप भी ऐसे मिल जाता है कि
धनिए के पाउडर नीचे सटल होगा पानी में, लेकिन ये जो चीज़ें होंगी ये ऊपर आपको तैरती हुई दिखाई देंगी, तो ऐसे हम उसका पता लगा सकते हैं। सर बहुत अच्छी आपने बातें बताई और बहुत आसानी से आपने बता दिया कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि खाद्य पदार्थ में मिलावट होगी या नहीं। सर ईडेबल कलर्स जो आ रहे हैं आजकल, बहुत रंग बिरंगी खाद्य उत्पाद मिलते हैं मार्केट में, तो उसका उपयोग करना कितना सही है और हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुँचाते हैं ये एडिबल कलर्स? देखिए, सिंथेटिक फूड कलर्स आते हैं और जब भी इनका उपयोग किया जाए तो लेबल में ज़रूर देख लिया जाए कि उसमें सिंथेटिक फूड कलर लिखा हो, साथ में FSSAI एक नंबर होता है, 14 डिजिट नंबर होता है FSSAI के नीचे, ग्रीन साइन बने होते हैं। तो ये एक कुछ पहचान है जिस पहचान से आप इसको इतना तो देख सकते हैं कि वो जो कलर हम उपयोग कर रहे हैं वो फूड ग्रेड का है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये देखें कि कलर अगर उपयोग करना ज़रूरी है तब उपयोग करें, और जब उपयोग करना भी है तो केवल सिंथेटिक फूड कलर को उपयोग करें। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि उसकी क्वांटिटी मिनिमम रखें। अगर अलाउ किया गया है और इसका सिंथेसिस का प्रोसेस ऐसा होता है कि वो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसका जो क्वांटिटी है, हम कितना उपयोग करेंगे, कितना हम डाल सकते हैं, वो भी तय किया है, उसका अपर लिमिट भी तय किया गया है। इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में अगर फूड कलर भी लेते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, तो भी वो एक हार्मफुल चीज़ है हमारे शरीर के लिए। तो पहली बात, अगर हम घर में उपयोग कर रहे हैं तो कम से कम करें। दूसरा, मार्केट में से अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो कंटिन्यूसली हमें कलर से भरी हुई चीज़ों को नहीं लेना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम कलर जिसमें हो ऐसी चीज़ों को हम खरीदें। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बातें बताई। विशेषकर हमें ये ध्यान रखना है FSSAI का मार्क होना चाहिए, ग्रीन लेबलिंग होना चाहिए। सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अशोक जी हैं जबलपुर से, वो अपना प्रश्न पूछना चाहेंगे। स्वागत है अशोक जी। जी, मैडम ये जानना चाहते हैं सबसे कि अधिकतर क्या होता है कि लोग राहर की दाल में तेल की दाल मिला के और उसमें भेज देते हैं, तो सबको पहचान होती नहीं और कभी कभी तो पकती भी नहीं है वो, तो लोग सोचते हैं एक आध बार है, 2 बार है, परंतु वो हमेशा ऐसी रह जाती है। जबलपुर में तो किसी गांव में पकड़े नहीं गए थे कर्मेदान में, उनके गोदाम भरे थे तेवड़े की दाल से, तो ये तो बहुत नुकसानदायक है। इसको पहचानने का तरीका बताइए जरा। जी सर। देखिए, जो तेवड़े की दाल या खेसरी दाल जिसको कहा जाता है, ये क्योंकि काफ़ी कुछ सिमिलर दिखाई देता है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखाई देता। अगर आपको घर में इसको पहचानना है तो तेवड़ों की दाल को ज़रूर पहचाना जा सकता है, क्योंकि दोनों में फ़र्क, बेसिक डिफरेंस ये होता है कि तेवड़े की दाल तिकोना होता है, इकलौता ऐसा दाल होता है जिसमें एक कॉर्नर थोड़ा सा ज़्यादा निकला होता है, तो हम उसको बिल्कुल पहचान सकते हैं। अगर हमें इस बात का थ्रेट है, डर है कि हमें तेवड़े की दाल को मिक्स करके तुअर दाल बेच दी जाएगी, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सबसे पहले तेवड़े की दाल को आइडेंटिफाई करना सीखें, क्योंकि जो चीज़ हमको नेकेड आई से दिखाई दे सकती है उसके लिए हम साइंटिफिक प्रोसेस के लिए जाएं, कहीं लैब में पहुंचाएं, वो बड़ा मुश्किल काम होगा। बेटर ये है कि तेवड़े की दाल को पहचानें, और क्योंकि अच्छी बात है कि भगवान ने उसको ऐसे बनाया है कि आप उसको बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग करके देख सकते हैं। बिल्कुल। देवेंद्र सर, हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से उन्हें अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए, खासकर खाद्य पदार्थ जब वे खरीदते हैं बाजार से? देखिए, जैसे पैक्ड आर्टिकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं। पैक्ड आर्टिकल में प्रोविज़न्स ऐसे हैं कि आपको लेवल में बहुत सारी चीज़ों लिखने होते हैं, डिक्लेरेशन करने होते हैं। हमारे पास बहुत कम समय होता है खरीदते समय, भागम भाग की दुनिया है, और लोग जब खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं तब भी बहुत कम समय देते हैं, लेकिन लेबल में जो कुछ भी लिखा होता है वो एक कंज्यूमर के पढ़ने के लिए होता है। बहुत बार होता है कि वो घर में ले जाकर पढ़ते हैं, फिर वो दो लोगों के बीच में आपस में विवाद होता है। जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, तो बिल्कुल देखें कि पैकेट के ऊपर बेस्ट बिफोर क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ पैकिंग क्या लिखी हुई है। ये चीज़, ऐसी चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं। साथ में आप ये देखें कि जिस व्यक्ति ने उसको बनाया है, निर्माता, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस पूरा नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा। और ऐसे प्रोडक्ट में नो डाउट ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें उस बनाने वाले को भी भरोसा नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। कोई भी प्रोडक्ट रेंज की आप बात करें, उसमें एक ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मार्केट में ज़्यादा है। तो ये देखें कि
मैन्युफैक्चरिंग डेट के आसपास आपने खरीदना है, लोअर साइड में नहीं खरीदना है कि 7वें या 8वें महीने हम उसको खरीद रहे हैं। सेकेंडली बेस्ट बिफोर ज़रूर देखें कि कब तक वो चलेगा। इसके साथ साथ आप मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस देखें। बहुत लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, तो आप लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो होता है, इंग्रेडिएंट्स में आप देख लें कि कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, तो पीनट्स है कि नहीं है। कुछ लोगों को सोयाबीन से एलर्जी होती है, तो उनको वो भी देख लेना है कि सोयाबीन है कि नहीं। एटलीस्ट ये हेल्थ कंसर्न्स हैं, तो आपको ये चीज़ों को ज़रूर देख लेना है। बाकी अगर एलर्जी नहीं है तब तो ठीक है, उसमें बहुत आपको इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसके साथ साथ में फैट कंटेंट वगैरह अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो वो आप देख सकते हैं। जी देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया कि कितना ज़रूरी है आपको खाद्य पदार्थों की ओर से आपको जागरूक रहना। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर आपका, आपने हमारे दर्शकों को जागरूक किया, बताया कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को देखते हुए किस प्रकार से वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। दर्शकों, फिटनेस भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आइए आपको देते हैं कुछ योगा के टिप्स। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री तक सीधा करें। पेट की मसल्स को संकुचित करते हुए तथा भुजाओं का सहारा लेते हुए हिप्स को ऊपर उठाते हुए पैरों को सीधा कर लीजिए। कंधों पर शरीर का पूरा भार आ जाए, बैलेंस बन जाए, तब हाथों का सपोर्ट हटा दीजिए। इस स्थिति से वापस आने के लिए पहले दोनों हाथ हिप्स के पास रखें, धीरे से अपनी कमर को वापस लाएं, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। ध्यान रखिए, जब आप वापस आ रहे हों, आपकी गर्दन जमीन पर स्थिर रहे। अनुलोम विलोम। हाथ की स्थिति, नासाग्र मुद्रा। दाहिने हाथ की उंगलियों को मुंह के सामने लाएं। तर्जनी और मध्यमा को धीरे से भ्रूमध्य पर रखें। ये दोनों यानी अंगूठा एवं अनामिका बारी बारी से नासिकाओं को दबाकर उनके श्वास प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। पहले एक नासिका छिद्र को दबाकर दूसरे से श्वास प्रवाहित करते हैं और उसके बाद दूसरे नासिका छिद्र को दबाकर पहले नासिका छिद्र को खोलकर उससे श्वास प्रवाहित की जाती है। कनिष्ठा उंगली को आराम से मोड़ लिया जाता है। लंबे समय तक अभ्यास करने के लिए कोहनी को बाएं हाथ का सहारा दिया जा सकता है, किंतु ये सावधानी बरतने की जरूरत है कि छाती न जकड़े। कपालभाति। कपालभाति के लिए आप सबसे पहले किसी ध्यान के आसन में बैठ जाएं। सर, गर्दन तथा पीठ को सीधा रखें। दोनों हाथों से घुटनों को लॉक कर लें। दोनों आंखों को बंद करके अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। सांस छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचें और सांस लेते हुए इन मांसपेशियों को शिथिल छोड़ दें।
तो दर्शकों, ये तो था योगा सेगमेंट आपके लिए, आपकी फिटनेस का ध्यान रखते हुए हमने आपको दिखाए कुछ योगासन। और अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान से। आज हमारे साथ हैं श्री नीलाभ गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है नीलाभ जी। नमस्ते मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नीलाभ जी, जानना चाहेंगे आपसे, आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मैम, मैंने स्कूलिंग ही भोपाल से ही की है, बाल भवन स्कूल से। उसके बाद मैं कॉलेज IIT बॉम्बे अटेंड किया है। मैं ग्रेजुएट हूँ बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में, 2016 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने 2 साल फाइनेंस की फील्ड में सिटी बैंक में काम किया है। मैं उनकी ग्लोबल मार्केट्स टीम में था। उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा टीचिंग में पैशन है। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। जिस IIT की तैयारी से मैं गुजरा हूँ, वही प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस कर रहे हैं, मैं उन्हें सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मैं अब IIT और नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फिज़िक्स पढ़ाता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल, सपना होता है हर एक मतलब युवक का IIT को क्लियर करना। कितना मुश्किल था आपका IIT का सफ़र? मैम, हर्डल्स तो बहुत थे। जो ये 2 साल की तैयारी होती है 11th और 12th की, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। खासकर इसलिए भी क्योंकि इस समय पे आपको अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपनी कोचिंग की पढ़ाई को भी मैनेज करना होता है। सुबह मैं लगभग 7 बजे उठ के स्कूल जाता था, अराउंड 2-2:30 तक, और फिर शाम को 4 से 8 फिर मैं कोचिंग भी अटेंड करता था। तो ऑलमोस्ट जितनी हम शायद नौकरी भी नहीं करते हैं 12-14 घंटे, उससे ज़्यादा बच्चे उस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहता है, खासकर जब 11th 12th की बात हम कर रहे हैं। सेल्फ स्टडीज़ कितनी ज़रूरी है? सेल्फ स्टडी मैम इस फील्ड की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उस चीज़ को आप रियलाइज़ तब तक नहीं कर पाते जब तक आप रेगुलरली उस चीज़ को सेल्फ स्टडी ना करें। क्योंकि क्लास के दौरान कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चंस बच्चा खुद घर बैठ के सॉल्व करता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि अच्छा सर ने ये बात बोली थी, तो उसकी ये इम्पोर्टेंस है, उसका ये मतलब था। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है? आपने बताया आप इतने व्यस्त रहते थे, स्कूल से आने के बाद आप 4 से लेकर 8 बजे तक कोचिंग करते थे। जी, बिल्कुल। तो बच्चे के पास सेल्फ स्टडी का समय कब बचता है और आप कैसे मैनेज करते थे? मैम, जो भी बीच का टाइम होता है, जैसे हम लोगों ने तो स्कूल से स्पेशल परमिशन ली थी कि जो असेंबली वाला टाइम होता है, जो रिसेस वाला टाइम होता है, एक्चुअल में हम लोगों ने उसको यूटिलाइज़ करना शुरू किया। तो कोशिश करते थे कि अगर 20 मिनट का रिसेस है और 5 मिनट में अपना नाश्ता ख़त्म हो रहा है, तो बचे हुए 15 मिनट अपन उस दौरान पढ़ाई कर सकें। बिल्कुल दर्शकों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है कि आप भी अगर IIT क्लियर करना चाहते हैं, सफल IITian बनना चाहते हैं, तो जो छोटा छोटा समय होता है, रिसेस का समय होता है, असेंबलीज़ में जो आने जाने का समय होता है, उसको भी नीलाभ जी ने यूटिलाइज़ करके सफलतापूर्वक IIT क्रॉस की। IIT क्रॉस करने के बाद आपने बैंकिंग सेक्टर में काम किया जी है। मैम। क्या अनुभव था, किस सोच के साथ आपने जॉब की शुरुआत की? मैम, एक्चुअली फाइनेंस में एक इंटरेस्ट था शुरू से। कॉलेज में थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ एक्सपोजर मिला, क्योंकि IIT एक ऐसी जगह है जो आपको अपने पैशंस को एक्सप्लोर करने का मौका देती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी फाइनेंस की पढ़ाई की, और फिर उसके बाद जब कैंपस प्लेसमेंट्स हुए, तो फिर मैं इंटरव्यू में बैठा, वो इंटरव्यू क्लियर हुआ, और फिर मैंने सिटी बैंक ज्वाइन किया। बिल्कुल, आपके पैशन के बारे में जानना चाहते हैं। क्या क्या आपकी हॉबीज़ है और पैशन क्या है? मैम, सबसे बड़ा पैशन तो ऑनेस्टली टीचिंग ही है, बच्चों की हेल्प करना। इसके अलावा मैं अपने फ्री टाइम में थोड़ी थोड़ी बांसुरी की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं पिछले कुछ 2-3 साल से सीख रहा हूँ खुद से। थोड़ी थोड़ी कोशिश करता रहता हूँ कि बांसुरी पे कुछ गाने बजा पाऊँ। बिल्कुल, आपका कोई फेवरेट ट्रैक हो जो आप बजाते हो बांसुरी पर, हम सुनना चाहेंगे। जी मैम, बिल्कुल। बिल्कुल जी। तो आप IITian होने के साथ साथ आपने अभी कोचिंग्स भी पढ़ाते हैं। आपकी एक बहुत ही पैशन कह सकते हैं कि आपको दूसरों को भी शिक्षित करना है, क्योंकि आपने जब IIT क्रॉस किया तो आपको लगा कि क्यों ना बच्चों को भी अपने तरीके से ट्रेंड करें। और साथ ही साथ एक और हॉबी है आपकी बांसुरी बजाना। तो आइए सुनते हैं सर से एक सॉन्ग। जी मैम।
मधुर, बहुत ही सुंदर। और वाकई में जब बांसुरी वादन होता है तो हमारे मन को जो शांति प्राप्त होती है वो अलग ही अद्भुत होती है। नीलाभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति की। कब शुरुआत की आपने बांसुरी सीखने की? मैम इच्छा बचपन से थी, म्यूज़िक में मुझे इंटरेस्ट था। मैंने शुरुआत में स्कूल में थोड़ा सिंगिंग भी सीखी थी, लेकिन फिर मेरा बांसुरी की तरफ शुरू से इंटरेस्ट था। समय पिछले कुछ 2-3 साल से मिलना शुरू हो पाया, तो फिर मैंने खुद से थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया है। बिल्कुल। और आज भी आप कोचिंग्स पढ़ाते हैं, काफ़ी टफ बिजी शेड्यूल में आप रहते हैं, फिर भी मैं आपसे एक फिर से प्रश्न पूछना चाहूँगी, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं? अपना पैशन होना भी ज़रूरी है, हमारा जो वर्क है वो भी करना ज़रूरी है, और लाइफ को बैलेंस करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम इसके बारे में एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे अच्छी लगती है कि जिस तरह आप चाहे कितने भी बिजी हों, अपने बच्चे के लिए समय निकाल ही पाएंगे। ठीक उसी तरह मेरा म्यूज़िक की तरफ पैशन है, तो चाहे मैं कितना भी बिज़ी हूँ, एटलीस्ट मेरी कोशिश रहती है कि दिन में आधे से 1 घंटा म्यूज़िक के लिए निकालना ही है, चाहे उसके लिए बाकी कुछ भी नींद सैक्रिफाइस करना पड़े, खाना सैक्रिफाइस करना पड़े, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय मैं कोशिश करता हूँ कि निकाल ही लूँ रोज़। बिल्कुल सर। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, एजुकेशन पैटर्न बदल रहा है, तो अपने आप को आपको अपडेट भी रखना पड़ता होगा, उसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? मैम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था जब कोविड ने सभी लोगों को, जो लोग उतने टेक सेवी नहीं भी थे, उन्होंने भी कोविड के दौरान आईपैड पे पढ़ाना सीखा और बच्चों से ऑनलाइन कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं वो सीखा। तो जहाँ तक मेरा सोचना है कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन पूरी तरह से तो ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन के साथ साथ एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग मीडियम है, जिससे अब बच्चों को हम क्लास के दौरान तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन एडिशनली उनको ऑनलाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है कि और कोविड में हमने देखा भी किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाया है। आप आज के समय जो बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैम मैं तो यही कहूँगा कि एक एग्ज़ाम आपका कभी भी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। आपको जो ये हमारा जीवन है उसमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहना है। फॉर एग्जांपल मैं एक IITian हूँ, दैट डज नॉट मीन कि मेरे लिए ज़िंदगी भर की सक्सेस गारंटीड है। आज भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी है जितनी मैंने अपने स्कूल डेज़ में की थी। तब केवल खुद का भविष्य मेरे हाथ में था। आज की तारीख में कम से कम 200 से 300 बच्चों का एक साल में भविष्य मेरे हाथ में होता है। तो शायद मैं आज की तारीख में और ज़्यादा पढ़ रहा हूँ जितना मैं उन 2 सालों में पढ़ा था। बिल्कुल। तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, कोशिश करना है कि हर एग्ज़ाम में किसी भी इन्वायरमेंट में आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। बिल्कुल। इसी प्रकार से पेरेंट्स भी काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। जब कोचिंग में बच्चे के साथ पेरेंट्स आते होंगे तो उनकी बस यही उम्मीद रहती है कि हमने कोचिंग भेजा है तो बच्चा IIT क्लियर करके ही निकलेगा। बिल्कुल। तो ऐसे पेरेंट्स की मनोस्थिति से आप किस प्रकार से उनको जवाब देते हैं या उनकी काउंसलिंग करते हैं? मैम ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि हाँ, पेरेंट्स डेफिनेटली ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा IITian बन के ही निकले या मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो उसे एक गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले। हम भी उन्हें गाइड करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे पे एडिशनल घर की तरफ से कोई भी दबाव ना आए, क्योंकि जैसे हमने बात की कि इन 2 सालों में बच्चा सच में खुद में बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो जितना उसको एक फ्री इन्वायरमेंट दिया जा सके, उसे खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जा सके, वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। और चर्चा करते करते एक और आपसे गीत सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो बांसुरी वादन होता है वो मन को बहुत शांति प्रदान करता है। तो नीलाभ जी हमारे साथ हैं, जो कि सफल IITian रह चुके हैं, साथ ही साथ जॉब भी की है आपने और अब बच्चों को गाइड कर रहे हैं कोचिंग के माध्यम से। आइए सुनते हैं एक और मधुर सा गीत बांसुरी वादन के माध्यम से।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर, और वाकई में ये ऐसा वाद्य यंत्र है जो हमारे मन को बहुत ही सुकून प्रदान करता है। नीलाभ जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो बैलेंस करना है विद परफेक्शन, ये कैसे संभव हो पाया? पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? मैम, इसमें सबसे पहले तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको हर चीज़ को उसका रिक्वायर्ड समय देना पड़ेगा। जैसे पढ़ाई की जहाँ तक बात है, तो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको उसको अपना रिक्वायर्ड टाइम देना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे अगर आप म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं तो उसे जो भी उसका रिक्वायर्ड टाइम है प्रैक्टिस के लिए वो हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल जी। बाकी जहाँ तक पेरेंट्स की सपोर्ट की बात है, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। पढ़ाई का भी डिसीजन, आईआईटी का भी डिसीजन मेरा खुद का था। कभी भी उन्होंने उस बात के लिए कभी भी प्रेशराइज़ नहीं किया। मुझे जहाँ भी जैसा भी सपोर्ट रिक्वायर्ड था वहाँ पे उन्होंने वैसा प्रोवाइड किया था। बिल्कुल। सिमिलरली बांसुरी में भी जब मैं जैसे भी अपना समय लेके रूम में बजाना चाहता हूँ, मैं बांसुरी बजाता हूँ, उसमें कोई भी उनका डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। वो मुझे पूरा फ्री टाइम देता है। बिल्कुल नीलाभ जी, आपका जो ये सफल सफ़र है वो इसीलिए संभव हो पाया कि सबका आपको सहयोग प्राप्त हुआ है। अब चलते चलते हमारे जो आईआईटी एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि आपको बस कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहिए। ये एक मुश्किल लड़ाई है, नो डाउट, और इसकी एक रियलिटी चेक ये है कि हर 100 में से शायद केवल एक बच्चा आईआईटी की एक अच्छी ब्रांच में जा पाता है। तो हमें बिल्कुल भी उस बात के लिए स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा फ्री रहेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री माइंड से इस पेपर की तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री माइंड से ये पेपर देंगे, उतना आपका अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बातें आपने की। हमारे दर्शकों को बहुत सारी आपने इन्फॉर्मेशन दी आईआईटी से जुड़ी हुई, साथ ही साथ किस प्रकार से जीवन को सरल और सुखमय भी बना सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नीलाभ जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। शुक्रिया मैम। दर्शकों, यहीं पर हम लेंगे एक छोटा सा विराम।
विराम के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नमस्कार एमपी और हम एक और विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारी दिनचर्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में है प्रोफेसर मुर्तज़ा रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी सर। शुक्रिया। जी सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करना चाह रहे हैं। आज की दिनचर्या की अगर हम बात करें तो बिना एआई के आज हम जीवन नहीं जी पा रहे हैं। बहुत कुछ हम एआई पे डिपेंडेंट हो गए हैं, वही जानना चाहते हैं सर आपसे। बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। जी सर। कि ये पहले मैं छोटी सी इसको ये क्लियर कर दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर साइंस का एक नया ब्रांच है। बिल्कुल। जो बिल्कुल रिसेंटली आया है दुनिया में। जी। डेवलप किया गया है। जी। और क्या होता है कि कई सारी चीज़ें हम दिन भर में जो करते हैं यूज़ करके मोबाइल को या लैपटॉप को, तो हमें कब पता ही नहीं चलता कि हम एआई यूज़ कर रहे हैं या हम एआई यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम चाहते और ना चाहते एआई का यूज़ करते हैं अपने दिनचर्या के अंदर। एआई बेसिकली अगर हम इसको बच्चों को समझाने के लिए कहें तो एआई एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम किसी डिवाइस को या मशीन को या किसी इक्विपमेंट को एक इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं, जिससे कि वो हमारा काम आसान कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं लूँ, मोबाइल हमारे बहुत सारे काम दिनचर्या के जो हमको डेली यूज़ के लिए लगते हैं, मोबाइल हमारे बहुत सारे काम को आसान कर देता है। और उसमें जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली वो एक छोटी छोटी जो है वो एआई का पार्ट है, जो हमको पता ही नहीं चलता कि हम एआई को यूज़ कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए बनाई गई है और ये हमको जो है फ़ायदा पहुंचा रही है, इतना ही हम जानते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर हमें डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा पहुंचाती है या हमको उसको यूज़ करने में आसान करती है, तो वो एक एआई का पार्ट होता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया, विस्तार से बताया। कहीं ना कहीं हम एआई का उपयोग कर रहे हैं और ये हमें जानकारी भी नहीं प्राप्त हो पाती है कि हम एआई के संपर्क में हैं और किसी न किसी माध्यम से हम एआई से जुड़े रहते हैं। एक जो परिकल्पना थी मनुष्य की कि रोबोटिक्स के माध्यम से पूरा जीवन जीने की, आज वो संभव हो पाया है। आज हम देखें तो बिना ये रोबोटिक्स का ही एक स्वरूप है एआई। आपसे यही जानना चाहेंगे कि पूरा जो जीवन है उस पर आधारित है। बेसिकली इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो एआई एक बड़ा इट इज़ अ बिगर अम्ब्रेला। उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ये चीज़ें जो है एआई का पार्ट है और उसी का एक पार्ट है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स जो है वो एक ह्यूमन बनाने की कोशिश में इंसान लगा हुआ है और वो ये चाहता है कि मेरा काम भी कोई ऐसा व्यक्ति कर दे जो मुझे करना था। बिल्कुल। तो हमने रोबोट बनाए और रोबोट बनाने में हम काफ़ी आगे तक निकल चुके हैं और वो बिल्कुल ह्यूमन रिप्लेसमेंट की तरह से एक काम कर रहा है। जैसे कि आज की डेट में अगर हम ये देखें कि मेडिकल साइंस में, जो कि एक बहुत ही क्रूशल एरिया है, जहाँ पर हमारी बहुत ही जटिल ऑपरेशंस हैं जो कि बहुत ही प्रिसाइजली हमको करने होते हैं, जो डॉक्टर कई बार ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं, तो लेकिन हम अगर रोबोट्स का इस्तेमाल करें तो वो ह्यूमन एरर को हम दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो रोबोट्स और आज की डेट में जो बच्चे हैं वो भी एक छोटा सा रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने एक छोटी सी कार बना ली जो कि एक रोबोटिक का पार्ट होती है और उसको हम ये कोशिश करते हैं कि छोटी सी जगह पर एक ऊंची सी जगह पे चलाएं और वो गिरे नहीं, तो वो भी एक रोबोट का एक छोटा सा एग्जांपल होता है।
बिल्कुल। तो रोबोट हमारी दिनचर्या में या हमारे एक लाइफ में एक आने वाले समय में शायद घरों में जो नौकर काम कर रहे हैं उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही सर। और जैसा कि हमने देखा कि विदेशों में तो वो कार आ भी चुकी है जो ऑटोमेटिक रोबोटिक्स फॉर्म में चलती है और खुद के डिसीजन ले पाती है, बिल्कुल मनुष्य की तरह सोच पाती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सर, उनसे बात करना चाहेंगे। प्रदीप साहू जी, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात कर रहे हैं। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं प्रदीप साहू जी, स्वागत है आपका। हम फिर से कनेक्ट करेंगे और उससे पहले हम जो बात कर रहे थे सर, हम कार्स की बात कर रहे थे कि आज के समय में ऑटोमेटिक कार्स आ चुकी हैं। जी प्रदीप जी, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर से हम कनेक्ट होंगे। और उससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे सर, आप बता रहे थे कई जगह रोबोट्स अपना काम कर रहे हैं और मनुष्य को रिप्लेस कर लिया है। उतनी ही बौद्धिकता से क्या सोच पाते हैं रोबोट्स? अगर ऑटोमेटिक कार्स हैं तो क्या वो मतलब उतने परफेक्शन से काम कर पा रहे हैं? ये सवाल बड़ा ही जटिल है या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि इस चीज़ का जवाब सिंपली देना या उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि ड्राइवरलेस कार, तो ड्राइवरलेस कार एक अच्छी उपज है, ये अच्छी इनोवेशन है जिससे कि जो आजकल के जो प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, वो हम दूर कर सकते हैं। कि भाई हमने किसी कार बुक करी और उससे बोला कि आके हमको लेके जाओ, तो हो सकता है कि वो ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत थक चुका है, वो कहेगा नहीं साहब अब तो मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। इस चीज़ का समाधान तो मिल गया हमको कि वो जब ड्राइवरलेस कार होगी तो वो आएगी ज़रूर, लेकिन उसके भी कुछ दुष्परिणाम ये हैं कि अगर मान लो वो ड्राइवरलेस कार किसी का एक्सीडेंट कर देती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, उसमें बैठा हुआ व्यक्ति या उसकी कंपनी जिसने उस कार को बनाया है। तो ये भी, इन चीज़ों को भी हमको समाधान निकालने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जो आप कह रही हैं कि ये चीज़ें जो आ गई हैं ये सब AI की ही देन है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे दर्शकों को भी कि हम AI पे डिपेंडेंट तो हैं, लेकिन जब गलती करेगा AI तो किसको सज़ा दी जाएगी, इस पर विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति आयोग कई सारी पॉलिसीज़ भी बना रहा है सर AI को लेकर, उस पर भी आप कुछ हमारे दर्शकों से साझा करें। AI बेस्ड अभी हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अपनी कंट्री में, लेकिन और पूरे दुनिया भर में चल रही हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी क्या है कि ये चीज़ें अभी थोड़ी इन्फेंसी पर हैं, क्योंकि चीज़ें भी स्टैब्लिश्ड नहीं हुई हैं, स्टैंडर्डाइज नहीं हुई हैं। तो पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है कि इनको कैसे यूज़ किया जाए और उसके दुष्परिणाम को कैसे कम किया जाए। या ये जैसे जो पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मान लो ऐसा होता है तो उसकी पॉलिसी बननी ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ें अब हम समाज में रहते हैं और वो गाड़ियाँ भी और वो AI भी समाज का ही पार्ट बन गया है। बिल्कुल। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा या इसको इससे बचा कैसे जा सकता है या उसके जो दुष्परिणाम हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए पॉलिसी बनानी बहुत ज़रूरी है। अभी मुझे लगता है कि ये पॉलिसी अंडर फॉर्मुलेशन है और धीरे धीरे मतलब कुछ तो आ रही हैं, लेकिन ये जब नई चीज़ होती है तो उसको कई बार इटरेशंस के अंदर उसको ठीक करना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है कुछ पॉलिसी बन जाए लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह जाएं, तो फिर से अगर कुछ ऐसे केसेस आएंगे कि जो उससे सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो हमको पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ेगा। और पॉलिसी कुछ बन रही हैं और कुछ बन गई हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक आजकल बच्चे जो काम कर रहे हैं कि सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश करूंगा कि पैटर्न रिकग्निशन की बात होती है। तो पैटर्न रिकग्निशन वो ये कर रहे हैं डेटा को, अब जैसे मान लीजिए एक छोटी सी चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। बिल्कुल। उसमें हम डेटा का पैटर्न देख करके समझ सकते हैं कि ये सही ट्रांजेक्शन है या ये गलत ट्रांजेक्शन है। तो ये पैटर्न रिकग्निशन है। इसके लिए भी पॉलिसीज़ हैं कि भाई आप ऐसे यूज़ करेंगे, इसको ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। तो वो हमको इन सब चीज़ों का यूज़र को ख्याल करना चाहिए जब वो उसका यूज़ कर रहा हो, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि मैं AI यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही सर। शिक्षा और शोध में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब चीज़ें बहुत सरल हो गई हैं। अगर हमें कोई भी डाटा चाहिए, हम AI की मदद से पूरा
रिसर्च पेपर भी बना सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए बहुत मदद हो गई है, अगर उनको लेक्चर तैयार करना है तो चैट जीपीटी है और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से पूरा लेक्चर भी तैयार हो जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? चैट जीपीटी भी एक एआई का पार्ट है और एक नया लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है जिसको यूज़ करके हम अपनी बहुत सारी दिनचर्या की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो हमको एक अपने पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत शायद कम हो गई है कि अगर मुझे मेल्स के जवाब देना है या लेटर के जवाब देना है तो हमको कुछ नहीं करना है, वो मेल जो आई है उसको उठा करके चैट जीपीटी को दे देना है कि इसका जवाब बना के दीजिए। मोर और लेस चैट जीपीटी ठीक है, उसके अंदर इमोशनल टच नहीं है या उसको ये कंटेक्चुअल अवेयरनेस नहीं है, तो हमारा सिर्फ काम इतना रह जाता है कि वो स्ट्रक्चर बना के दे देता है हमको कि ये तो आपका जवाब हो गया, अब आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंजेस करिए और उसको जवाब को भेज दीजिए। तो ये एक उसका पार्ट बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका दूसरा पार्ट ये है कि टीचर के लिए जैसा आपने पूछा कि अगर हमको मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाना है तो चैट जीपीटी से हम पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे मान लीजिए अगर आधा घंटा पढ़ाना है तो चैट जीपीटी आपको बिल्कुल आपको सपोर्ट करता है। आधा घंटा पढ़ाने का मटेरियल आपको बना करके पीपीटी फॉर्म में या जो भी आप फॉर्म मांगते हैं उससे वो देता है। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये भी है कि वही बच्चा जब आप जिस चैट जीपीटी से आपने अपना टीचिंग मटेरियल मांगा था वहीं से बच्चा असाइनमेंट मटेरियल मांग लेता है, तो जिससे कि आप ये नहीं बता पाते कि बच्चे की दिमाग की उपज है या उसने कहीं से उसको कॉपी किया है। तो ये चीज़ भी हमको देखनी है कि अगर हमको कुछ सहूलतें मिल रही हैं तो उसका ये भी है कि बच्चे उससे नाकाम भी हो रहे हैं। लेकिन एक बात बच्चे बिल्कुल ध्यान करके सुने, चैट जीपीटी जो दे रहा है बिल्कुल सही नहीं है, इसको बिल्कुल सही नहीं माना जाए। क्योंकि एक एग्जाम्पल अभी मैंने देखा था कि अभी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए चैट जीपीटी को यूज़ किया गया, चैट जीपीटी फेल हो गया था, उसके सिर्फ 54% मार्क्स आए थे। बिल्कुल, ये दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि जो आप एआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो 100% शत-प्रतिशत सही नहीं होती है। इसलिए हमें खुद की बौद्धिकता से भी सोचना होगा। आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो कम हो जाती है, इमोशंस नहीं रहते। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर टीचर्स हैं वो लेक्चर बना रहे हैं तो इमोशंस नहीं है चैट जीपीटी के लेक्चर में। तो आज भी जो मनुष्य की जो सोचने की समझने की शक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है और खुद से सीखने की भी वो ललक होनी चाहिए। सर और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देख रहे हैं हम ऑनलाइन क्राइम बढ़ गए हैं एआई की वजह से। आज हम देखें तो हमारा डाटा सुरक्षित नहीं रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं एआई देख रहा है, हमें सुन रहा है, हमारी बातें समझ रहा है, या हमारे बैंक के खाते भी सुरक्षित नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात पूछी आपने, क्योंकि एआई जो है हमारी पूरी एक्टिविटी पर निगाह रखे हुए है। बिल्कुल। अगर हमने आपसे शुरुआत में एक बात कही थी, मोबाइल अगर हमारे पास किसी भी फॉर्म में है, फॉर्म से मतलब ये है बंद है, खुला है, ऑन है, ऑफ है, अगर वो आपके पास है तो वो एक ऐसी खतरनाक डिवाइस है जो आपकी दिन भर की ट्रैकिंग कर सकता है कि आपने दिन भर में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए। तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं या हम नेट पर कोई भी काम करते हैं तो एआई ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्री हैं, उन्होंने यूज़र का प्रोफाइल बनाना शुरू कर दिया है कि ये व्यक्ति या ये पर्टिकुलर पर्सन किस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहता है और उसको उसी तरह की चीज़ों में उसको दी जाती हैं, जिससे कि वो उसी में उलझा रहे या उसमें ही वो आगे जा कर के लिप्त रहे। तो हमको उन चीज़ों से बचना। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए आप सोशल मीडिया का कोई भी ऐप यूज़ करते हैं या मल्टीपल ऐप आजकल यूज़ कर रहे हैं लोग, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। कोई भी किसी भी एप्लीकेशंस के ऊपर आप कोई भी चीज़ ढूंढ लीजिए, वो आपने मान लीजिए फेसबुक पे ढूंढी तो वही चीज़ आपको इंस्टाग्राम पे भी आपके अकाउंट में मिलने लगेगी कि आपने ये चीज़ ढूंढी थी, बताइए इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। तो यानी देखिए कि वो आपका कितना बारीकी से आपकी प्रोफाइल को वो देख रहे हैं और डिफरेंट अकाउंट्स को लिंक करा हुआ है उन्होंने। आपका डेटा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब तक आपको ज़रूरी ना हो तो डेटा किसी भी फॉर्म में आप किसी भी जगह पर किसी भी साइट पर डेटा ना छोड़ें, ना ही उनको किसी को बिना सोचे समझे किसी का फॉर्म भरें, क्योंकि ये डेटा जो है आपका जा रहा है और आपकी पूरी अब कई सारे फ़ोन आपको आते हैं जिसका कि आपको पता ही नहीं होता कि आपने उनको नंबर दिया था कि नहीं दिया था। तो ये चीज़ें सब इसी तरह से हो रही हैं। तो हमको इन चीज़ों का ख्याल करना है कि हमको क्या नहीं करना है और क्या करना है।
तो ये चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। बिल्कुल सर, जो एआई के स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन पे बड़ी जिम्मेदारी है आज देश की, समाज की। जैसे कि एक फियर आजकल एक एआई के साथ ये भी आ गया है, क्या वो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर देगा और हमारी नौकरियां कम कर देगा? तो उसके लिए मेरे लिए बच्चों के लिए संदेश ये है, एक तो इसके अंदर एक नया एरिया डेवलप हुआ है या ग्रो आया है सामने, तो हमको इसके अंदर रिसर्चेस करनी चाहिए जिससे कि हमारी ज़िंदगी और आसान हो। लेकिन अगर हमको दुनिया में रहना है तो हमको अपनी स्किल्स सबसे आगे बढ़ा के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हमको एआई यूज़ करना है तो हमको वैसे भी स्किल्ड पर्सन चाहिए जो एआई को डेवलप करें और एआई को यूज़ कर सकें। हमको फेयरफुल नहीं होना है कि एआई आ गई है तो मेरा क्या होगा। हमको उसको उपयोग कराने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी माइंड को यूज़ कर सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, उन पर जो जिम्मेदारी है सर, उनको उसके प्रति बहुत जागरूक रहना चाहिए। और क्योंकि आने वाला समय अब पूरी तरीके से एआई पर ही निर्भर रहेगा, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से उनको सब सावधानियां देखते हुए? दो एस्पेक्ट रहते हैं, हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक नेगेटिव एस्पेक्ट। बच्चों से मेरा संदेश ये है कि वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें और उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, ना कि उसको यूज़ करके कोई फ्रॉड करना या उससे कोई क्राइम करने की तरफ जाने के लिए। जैसे कि मैं एक चीज़ देख रहा था कि आजकल ये भी है कि एआई की यूज़ करते हुए आप बहुत सारी जो आवाज़ें हैं उनको आप क्लोन कर सकते हैं। तो क्लोनिंग ऑफ मतलब ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये प्रैंक तक तो ठीक है कि बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से प्रैंक करें, तब तक तो ठीक बात है, चलिए कोई बात नहीं कि आपने अपने बच्चे अपने ही फ्रेंड को किसी और की आवाज़ में बात कर ली। लेकिन अगर इसी चीज़ को लेकर के हम कोई एक फ्रॉड करते हैं किसी एक अनजान व्यक्ति से, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। उन चीज़ों से बचना चाहिए और इस एरिया ऑफ नया ग्रोथ जो है उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए दुनिया की और ह्यूमैनिटी की बेनिफिट के लिए। ह्यूमैनिटी के हार्मफुल एस्पेक्ट को हमको कम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा संदेश है। हमारे जितने भी युवा हैं जो एआई यूज़ कर रहे हैं और उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मानवता को बचाने के लिए उनको सजग रहना चाहिए और एआई का सही उपयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, युवाओं को सतर्क किया कि एआई के प्रति वे जागरूक रहें और सकारात्मक सोच के साथ इसका उपयोग करें। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।